हेलो गाइस, कैसे हैं आप। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम लोग जो है ना 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब अकाउंट सब्जेक्ट कहिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कहिए, बात तो बराबर है। और इसके अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 20, 20 क्या नाम है चैप्टर नंबर 20 का बाबू, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे फाइनल अकाउंट्स भी कहा जाता है, जिसे फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। यही है ना सब्जेक्ट के नाम। और ये कौन सा है, विदाउट एडजस्टमेंट। चैप्टर नंबर 20 का क्या नाम, यानी चैप्टर नंबर 20 का क्या नाम है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसे हम फाइनल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है या फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। और ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला है। और इसके अंदर क्या होता है बाबू, इसके अंदर होता है कि जब ये कहता है कि मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें ना एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। जैसे जब भी कोई व्यक्ति जब भी कोई व्यक्ति जब भी कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति व्यक्ति मतलब व्यापारी, जब वो बिजनेस ओपन करता है और बिजनेस के अंदर जब वो पैसा डालता है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं अकाउंट के भाषा में। जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है तो कैपिटल ही कहता है ना। तो क्या जानना चाहता है, मतलब उसका मोटिव क्या होता है, मकसद क्या होता है। मकसद होता है कि वो प्रॉफिट कमा सके। तो प्रॉफिट की अब प्रॉफिट कैसे, कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है, कि बिजनेस लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ना वह एक रिपोर्ट तैयार करता है, एक स्टेटमेंट तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। और जो है वह स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है ना, तैयार करता है ना, उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। मतलब फाइनल अकाउंट्स क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है और अपने बिजनेस के अंदर जब वो पैसा लगाता है, ताकि वो जान सके कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। क्योंकि कभी कभी बिजनेस जो है ना वो लॉस में भी चला जाता है। ऐसी कोई बात नहीं कि केवल प्रॉफिट प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो लॉस में चला जाता है। तो वो कैसे पता चलेगा कि भाई हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ भी तो कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए जो है ना वह एक स्टेटमेंट तैयार करता है, एक रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। और जो वह रिपोर्ट बनाता है, जो वह स्टेटमेंट तैयार करता है, मैंने व्यापारी जो स्टेटमेंट तैयार करता है ना, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर कितने, दो अकाउंट्स ओपन होते हैं, यानी दो स्टेटमेंट बनाया जाता है। पहला इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट बनाया जाता है। यही बनाया जाता है ना बाबू, ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। यदि आप पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं बाबू। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना कि आप जाइए और मेरा पुराना वाला वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पे ना ये फाइनल अकाउंट के बारे में पूरा बढ़िया से समझाए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, फिर आज ये वीडियो देखिएगा। आज हम लोग यानी टुडे, आज हम लोग जो है ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यानी कुछ फार्मूला भी आपको पढ़ा दिया हूँ। कल या परसों वीडियो अपलोड किए हैं, अब फार्मूला बढ़िया से रट लीजिएगा। तो कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे इसके अंदर आज के वीडियो में। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए, बिना लेट किए क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये रहा, मैं क्वेश्चन सब लिख दिया, सब क्वेश्चन आपके सामने है, बस सोल्व करना है। पर यह क्या कह रहा है कि स्टेट इन विच द फ्लोइंग, नीचे जो मतलब दिया गया है ना, जो भी दिया गया है, एक्सपेंसेस दिया गया है। नीचे क्या दिया गया है, कुछ एक्सपेंसेस, फ्लोइंग एक्सपेंसेस, नीचे जो है ना एक्सपेंसेस दिया गया है, आर कैपिटल या रेवेन्यू इन नेचर। आपको मतलब स्टेट करना है या मतलब गाइड करना है या बताना है कि ये जो एक्सपेंसेज है, नीचे केवल एक्सपेंसेज है, ये जो नीचे एक्सपेंसेज का मतलब क्या होगा, खर्चा।
और जो नीचे एक्सपेंसेज है आपको बताना है कि वह एक्सपेंसेज जो है वह कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर का है, आपको यह गाइड करके बताना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है या कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होता है? जब भी बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट्स परचेज करता है या कई ऐसे जगह पैसे खर्च करता है ना जिसका लाइफ टाइम जो होता है वह 1 साल से ज़्यादा होता है, जिसे हम रीसेल कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा हैवी अमाउंट लगता है और जो डेली मतलब जो डेली खर्चा का नहीं होता है, रेगुलर एक्सपेंसेस का नहीं होता है। हाँ, 4 साल 5 साल पे कभी एक बार खर्चा कर दिए तो उस एक्सपेंसेस के बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंस जैसे बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर पता है कितना खरीदा? 50,000 का खरीदा है। तो 50,000 का फर्नीचर खरीदा है तो पैसा यहाँ भी खर्चा किया है, फर्नीचर में भी पैसा खर्चा किया है, लेकिन आप इसे चाहे ना तो 2 साल के बाद इसका यूजफुल लाइफ कितना है, इसका बेनिफिशियल जो है कितना दिन चलेगा? 1 साल से तो ज़्यादा चलेगा ना। तो क्या है? कैपिटल एक्सपेंस है, पैसा खर्चा हुआ है लेकिन यह 1 साल से ज़्यादा चलता है और इसमें थोड़ा हैवी अमाउंट लगा है। और ये क्या आज खरीदे हो तो क्या फिर हम कल खरीद सकते हैं? नहीं, ये रेगुलर नेचर का नहीं होता है ना। और इसे हम रीसेल भी कर सकते हैं। अगर हम 6 महीना 1 साल 2 साल चलाने के बाद इस फर्नीचर को यूज करने के बाद अगर बेचेंगे ना तो कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर मिलेगा। तो वैसे एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंस। यानी वे एक्सपेंस है जिसका बेनिफिशियल जो होता है 1 साल से ज़्यादा होता है, जिसमें थोड़ा हैवी अमाउंट लगता है, जिससे हम रीसेल कर सकते हैं, जिसका यूजफुल लाइफ जो होता है 1 साल से ज़्यादा होता है और जिससे जो डेली मतलब रेकरिंग नेचर का नहीं होता है, रेकरिंग नहीं होता मतलब डेली का नहीं होता, कभी कभार खर्चा होता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है? तो पैसे को कमाने में, यानी व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा होता है ना, व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा होता है उसके पीछे जितना भी वह एक्सपेंसेस करता है जो मतलब रेगुलर नेचर का होता है, जो रेगुलर नेचर का होता है, जिसका बेनिफिशियल जो है, जिसका लाभ जो है 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है, 1 साल से कम ही होता है, जिसमें थोड़ा कम अमाउंट होता है और जिसे आप रीसेल नहीं कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो, उससे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जैसे मान लीजिए आपने किसी को सैलरी दिया, बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस के अंदर किसी को सैलरी दिया 10,000 रुपया, तो ये ज़रूरी नहीं कि मान लीजिए 1 महीना की सैलरी है तो आप अगले महीना फिर देना पड़ेगा। ये 1 साल मान लीजिए 1 साल का 1,20,000 दे रहा है सैलरी, तो आप इसे क्या फिर 1 साल से ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। यानी 1 साल काम कराए तो 1,20,000 दिए, फिर अगला साल आप जब काम कराओगे ना तो फिर आपको सैलरी देना पड़ेगा, है कि नहीं? डेली मतलब 1 साल तक ही खर्चा चलता है, उसके ज़्यादा आप चला नहीं सकते हो ऐसे, मतलब 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। इससे आप रीसेल भी नहीं कर सकते हो। आप क्या सैलरी किसी को दे दिए तो आप मांग सकते हो क्या? उसके बदले में तो काम करके दे दिया, तो आप उसे रीसेल भी नहीं कर सकते हो। इसमें थोड़ा कम अमाउंट होता है। अब जैसे 10,000 रुपये हर महीना है तो कम है ना, और ये रेकरिंग नेचर का मतलब डेली का होता है, डेली का खर्चा होता है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब कहता है कि आपको पहचान करना है कि वो एक्सपेंसेस जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर ये कह रहा है एक्सपेंसेज ऑन वाइट वॉशिंग, मतलब पचोरा वचोरा करवाया, एंड पेंटिंग, यानी पेंटिंग में खर्चा हुआ, वाइट वॉश में मतलब घर के पेंट पचोरा कराने में खर्चा हुआ है, मतलब एक्सपेंस हुआ है वाइट वॉश में, पेंटिंग में, ऑफ ए बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग के वाइट वॉश कराने में, पेंट कराने में खर्चा हुआ है। परचेज टू मेक इट रेडी फॉर यूज, बिल्डिंग परचेज, यानी एक बिल्डिंग परचेज किया और उस बिल्डिंग में रेडी टू यूज, रेडी फॉर यूज करने के लिए उसने पेंटिंग करवाया, वाइट वॉश कराया। इसका मतलब वो पुराना बिल्डिंग खरीदा होगा। तो ये जो खर्चा है ना वो कौन सा नेचर का है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा नेचर है? तो कैपिटल एक्सपेंसेज है, ठीक है। फिर दूसरा पढ़िए, कह रहे ₹10,000 स्पेंड माना होता है खर्च करना, और स्पेंड हो गया वर्ब 3। तो 10,000 स्पेंड खर्च किया ऑन कंस्ट्रक्टिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ए न्यू मशीन, यानी कि न्यू मशीन का प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है? चबूतरा। एक न्यू मशीन के बैठाने के लिए जो है ना, मान लीजिए नया मशीन खरीद के लाया, पता ना कितना लेकिन उस मशीन को एक अस्थायी जगह फिट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन कराया और उसमें 10,000 रुपये खर्चा किया। तो जब तक मशीन न चलने कोई भी एसेट 10,000 रुपये खर्चा किया तो मशीन के ऊपर खर्चा किया ना, जब तक मशीन चलने न लगे उसके पहले जितना भी खर्चा करते हो क्या बनता है? मशीन का पार्ट बनता है। तो कौन सा एक्सपेंस हुआ? कैपिटल एक्सपेंस हुआ।
यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल एक्सपेंस हुआ। ठीक है, ये पेन खत्म हो गया, इसको फेंक देते हैं, ब्लैक से यूज करते हैं। फिर क्या है, रिपेयर एक्सपेंसेज, यानी रिपेयर में एक्सपेंसेज हुआ ऑफ ₹2500 इन कर्ड फॉर वाइट वॉश ऑफ ए फैक्ट्री बिल्डिंग। एक फैक्ट्री का बिल्डिंग था, उसको मतलब रिपेयर करवाया गया, उसमें ₹2500 खर्चा हुआ है। तो क्या हुआ, मतलब हमने उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए, बिल्डिंग को नया करने के लिए नहीं, हाँ बिल्डिंग के उसका जो मेंटेनेंस है ना, उसको रख रखाव में हमने ₹2500 खर्चा किया। तो इस खर्चा को बोलते हैं कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब ये बिल्डिंग पहले से पेंट था, लेकिन कहीं कहीं झड़ रहा था ना, तो उसको फिर मूल रूप में लाने के लिए क्या कर रहे थे हम, जो खर्चा कर रहे थे उस खर्चे को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हम कपड़ा पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, लेकिन अपने हाथ से शरीर में एक हाथ बढ़वा दिए, एक किडनी लगवा दिए, एक हार्ट लगवा दिए, एक आँख बढ़ा दिए, तो क्या हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंसेज हो गया, जिससे हमारा शरीर का वैल्यू बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया जा रहा था, उसको रिन्यूअल कराना, फिर से दोबारा देने में खर्चा हुआ, तो इस खर्चा को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, खर्चा ही होता है, उसको रिन्यूअल कराया गया है। प्रीमियम को क्या कराए हैं, रिन्यूअल कराए हैं, फिर से शुरू मतलब बंद हो गया होगा, फिर उसको शुरू करवाए हैं, तो ये जो खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंसेज है। कह रहा है कि एक्साइज ड्यूटी, सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, यह एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। ठीक है, क्या होता है ना, जब भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है, किसी भी चीज़ का निर्माण किया जाता है ना, तो उस पर जो है ना एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा क्या लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है, और ये एक्साइज ड्यूटी जो है ना वह एसेट का पार्ट बन जाता है। तो कह रहा है कि एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन, न्यू मशीन का परचेज किया ना, तो हो सकता है कि 50,000 का मशीन था और 5,000 रुपये उसका एक्साइज ड्यूटी था, तो हो सकता है वो 55,000 रुपये मशीन के दिए, तो कितना का मशीन पड़ा, 55,000 का। तो एक्साइज ड्यूटी कौन सा एक्सपेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है ना, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, जब फैक्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर कोई चीज़ बनाया जाता है, जैसे मशीन बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कौन बियर करता है, बियर ऑनर करता है, भाई जिसका फैक्ट्री है वो पे करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो किसको देना है, जो कंज्यूमर हो, जो उस मशीन को खरीदेगा, जो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, उसको देना पड़ता है। तो मशीन खरीदे, मशीन पता ना कितना का था, लेकिन एक्साइज ड्यूटी बता रहा है कि एक्साइज ड्यूटी पे किया गया, और एक कौन सा एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कह रहा है दूसरा, आगे कह रहा है कि ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का ऑफिस एक ब्लॉक था, बिल्डिंग का जो है एक ऑफिस ब्लॉक था, मतलब बिल्डिंग के अंदर जो है एक ऑफिस था, ऑफिस का एक ब्लॉक बना था, एक ब्लॉक था जो ऑफिस का ब्लॉक था। रीपेंट फॉर ₹5,000, उसको रीपेंटेड कराया गया, दोबारा से पेंट कराया गया। भाई पहले से पेंट था, अच्छा नहीं लग रहा था, दोबारा से पेंट कराया, तो उससे थोड़े ना कोई उसका बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, नहीं, बिल्डिंग का हाँ अच्छा दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है। तो ये जो एक्सपेंसेज हुआ ना, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस बोला जाता है। एक्सपेंस हुआ है, लेकिन इस एक्सपेंस को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस बोला जाता है। फिर आगे कह रहा है, फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तेरे 1,35,000 रुपया, यानी COGS दिया है 1,35,000 रुपया, एंड ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन सेल, सेल पे दिया है 10% ग्रॉस प्रॉफिट, GP दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है वो सेल पे दिया है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है। कह रहा फाइन नेट सेल, नेट सेल पता लगाना है, और ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगाना है। ठीक है, नेट सेल पता नहीं, नेट सेल्स बराबर क्या होगा, नेट सेल्स मान लो X, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना 10% ऑन सेल पर है, यानी सेल का 10%, ऑन सेल मतलब सेल का 10% है, यानी X का 10% क्या है, एक ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 10X/100,
ये हो जाएगा ना ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो नेट सेल पर है 10%, नेट सेल पर है, तो नेट सेल का 10% है, 10 ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता क्या है, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता कैसे पता चलेगा। नेट सेल, मान लीजिए हमने आपका कोई सामान 500 में बेचे हैं, 500 में बेचे हैं और उसको खरीदने में 400 रुपये हम खर्चा किए हैं, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 100 रुपया हो गया। कोई वस्तु खरीदे 500 में बेचे हैं, सेल किए हैं, और 400 में परचेज किए हैं, इसका मतलब इसमें माइनस कर देंगे तो 100 रुपये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और इस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होगा, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स आप सेल किए हो उसका कॉस्ट कितना है। नेट सेल कितना दिया है, नेट सेल हम x माने हैं ना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया, 1,35,000 दिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाले हैं 10x/100, ठीक है। अब x प्लस है, इधर आया क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 10x/100 माइनस x इजकल टू ए माइनस 1,35,000 रुपया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसका समीकरण करिएगा तो 100x 10x 90 100x में से माइनस करिएगा 10x/100x 100 इजकल टू माइनस 1,35,000, तो क्या हो जाएगा 90x 90x/100 इजकल टू 1,35,000 माइनस 1,35,000। अब x बराबर क्या होगा, माइनस 1,35,000 मल्टीप्लाई, भागा है तो मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इधर जाके, और एक गुना है तो 90 हो जाएगा। अब एगो जीरो से एगो जीरो काट दो, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 1 3 5 15 000, यानी 45,000, 4,50,000। 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, सॉरी इधर गलती हो गया ना, इधर है जगह, ठीक है। इसको करते हैं 90x/100 इधर लगाते हैं, 90x/100 इजकल टू माइनस 1,35,000 है ना, यही है ना, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 1,35,000 गुने 100/90। अब एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, अब ये 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 1 3 5 15 और 000, और फिर एगो जीरो, ये फिर 3 से 3 एकम 3, 3 5 15 000, 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी x इजकल टू कितना हो रहा है, x इजकल टू 1,50,000। और x क्या माने हैं, हम नेट सेल माने, x क्या है, x माने हैं नेट सेल, यानी नेट सेल से बराबर कितना है, 1,50,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट दिया, ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रेट प्रॉफिट कितना है, 10x/100 है। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर 10 गुना 10x, x का मान कितना है, 1,50,000/100। अब डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, कितना हो गया, 15 पर डबल जीरो 15,000 रुपये, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000 रुपये हुआ। तो एक तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया, एक तो जीपी पता चल गया कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 15,000 रुपया, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 15,000 रुपये। और नेट सेल बराबर, अब नेट सेल कितना है, एक्स का मान कितना है, नेट सेल कितना है, एक्स का मान, नेट सेल बराबर क्या होता है, तो नेट सेल दिया एक्स दिया है 1,50,000, इतना बेचा गया है, नेट सेल बराबर, नेट सेल कितना हो गया, 1,50,000। तो नेट सेल पूछ रहा है ना, तो 1,00,000 हो गया, 1,50,000 आंसर, एक तो 1,50,000 हो गया और एक 15,000 हो गया। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा हम ये हो गए, थोड़ा सा हमको लगा कि अमाउंट में थोड़ा सा हम ये हो गए, थोड़ा हम गड़बड़ हो गए, क्योंकि हमको अमाउंट कुछ और पता चलने लगा है। कह रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल, जो नीचे डिटेल दिया है ना आपके सामने, इस डिटेल को देखिए और क्लोजिंग स्टॉक निकाले। कोई बात नहीं, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए एक तो दिया है यहाँ पे
कैश सेल दिया है और यहाँ पे क्रेडिट सेल दिया है, तो टोटल सेल कितना हो जाएगा? टोटल सेल इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट, कैश प्लस क्रेडिट इक्वल टू 60 6 4 1 लाख हो जाएगा। 6 4 10 1 लाख रुपया हो गया। टोटल सेल्स हो गया 1 लाख रुपया। परचेज दिया है आपका, परचेजेज दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता क्या है? COGS बराबर क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज या नेट परचेजेज कर लीजिए, परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस DE माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया है 20,000 रुपया, ये ओपनिंग स्टॉक दिया है। परचेज दिया है कितना? 70,000 रुपये। परचेज रिटर्न नहीं है तो नेट परचेज 70,000 रुपये दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है तो जीरो मान लीजिए, और क्लोजिंग स्टॉक भी कुछ नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक ऐसे रहने दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक। यानी यहाँ पे दो चीज़ पता नहीं, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं, मतलब पता नहीं है ना, मतलब क्लोजिंग स्टॉक पता रहता है ना, क्लोजिंग स्टॉक पता रहता तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता। लेकिन यहाँ पे दिया है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का दिया है, कह रहा है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है कि जब भी कॉस्ट लिखे ना तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह रहा है। कॉस्ट मतलब कीमत, तो जो आप सामान बेच रहे हो उसका कीमत, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट जहाँ भी दिखे ना तो उसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कर रहा है 33.1/3 ऑन कॉस्ट का। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर, अगर कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर x मान लेते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकल जाएगा? x का 33 इसका अगर इसका निकालिएगा ना 33.1/3 का तो 100/3 हो जाएगा, और ये परसेंटेज में है तो x का 100/3 और परसेंटेज में है तो बटा 100। अब कुछ नहीं नीचे तो 1 मान लो, ठीक है। इसका मतलब 100 ही है, बस 100 में 1 से डिवाइड करोगे तो 100 ही निकलेगा ना। तो x का 100/3 और ऊपर जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा, गुना हो जाएगा, और 100 नीचे आ जाएगा। अब 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? x/3 हो गया। यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? x/3 हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? x/3 हो गया। तो अगर हम सेल्स निकाले, सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल, कितना सेल्स है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट दिया x/3 इक्वल टू नेट सेल दिया है यहाँ पे 6 4 10 1 लाख रुपया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या माने हैं? x माने हैं। अब इधर हो जाएगा x/3, अब प्लस x माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बटा 1 लाख बराबर 1 लाख हो जाएगा। तो x प्लस 3x/3 LCM निकालिएगा ना तो 1 लाख रुपया। फिर x इक्वल टू क्या होगा भाई? x इक्वल टू 3x 4x/3, यहाँ पे निकाले 4x/3 इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। तो अब x बराबर 1 लाख भागा है गुना 3/4, ठीक है। अब 2 से काटे, 2 दूनी 4, अरे 4 से सीधे काटे, 4 25 से 100, 25 चौका 100, यानी 25 तिहाई 75,000 रुपया। 75,000 रुपया क्या आ रहा है? एक्स का वैल्यू आ रहा है, और एक्स हम क्या माने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी एक्स क्या माने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माने है ना। तो एक्स के अलावा पे क्या आ गया? 75,000 रुपया आ गया, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना? x/3 है, यानी 75,000/3। क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6, 1 3 5 15, यानी 25,000 रुपया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25,000 रुपया आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 75,000। तो क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, 75,000 ये है। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो 75,000 में 20,000 जोड़ दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, पहले इसको जोड़िएगा, 7 दूनी 9, 90,000 इधर आ रहा है,
और माइनस क्लोजिंग स्टॉक CS। अब इन 90,000 माइनस इधर आ जाएगा, 75,000 में से 90,000 घटाइए कितना होगा, 75 5 80, 80 10 90, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 15,000 रुपया वैल्यू आ जाएगा। 15,000 रुपये क्या हो गया, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 2,50,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट का 10% दिया है। भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कह रहा है कि जो प्रॉफिट है ना, ग्रॉस जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 10% है। तो भाई निकल नहीं जाएगा, आराम से निकल जाएगा। कह रहा है सेल ढूंढिए, सेल्स कितना है। ठीक है भाई, अब ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर GP माइनस है प्लस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसका टू नेट सेल निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया, 2,50,000। ठीक है। और 2,50,000 कह रहा है 10%, कितना हो जाएगा, डबल जी से 25,000 रुपये इधर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तब 2,50,000 में 25,000 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 50 और 20 70, 2,75,000 रुपया। 2,75,000 क्या हो गया, नेट सेल हो गया। ठीक है। कोई ज़्यादा बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ऑन कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ऑन सेल का मतलब है सेल पर। एक और लास्ट है, क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, नीचे जो फिगर दिया है ना, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर 3 गो फार्मूला हम बताया था। एक तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो तब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। दूसरा होता है अगर हम नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या एक और फार्मूला होता है कि नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिएगा, यानी नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दीजिएगा, तब भी जो है ना ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट कितना दिया है सर, नेट प्रॉफिट दिया 1,00,000 रुपया प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज क्या होता है, वे एक्सपेंसेज जो संभावना बिल्कुल नहीं है लेकिन हो सकता है, मतलब इमरजेंसी में आ सकता है एक्सपेंस। जैसे डोनेशन दे दिया, कोई आया कहा कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अनाथालय चलाता हूँ, मेरे को डोनेशन दे दीजिए, दे दिए। हर साल थोड़ा ना, जरूरी थोड़ा ना हर कोई आएगा, अचानक आ गया, तो क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, तो 20,000 रुपये जोड़ दीजिए। रेंट रिसीव, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन लिए थे और उस पर जो है ना इंटरेस्ट पे करना पड़ा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस हम शुरू किए हैं तो लोन लेना ही पड़ेगा, किसी कारण हमारा बिजनेस ठप चल रहा है तो हमने लोन ले लिया, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। तो क्या करेंगे, 20,000 रुपये इसको भी जोड़ेंगे, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब इनकम क्या है, तो एक तो रेंट रिसीव है 10,000 रुपया, और क्या है, गेन हुआ है ऑन सेल, मशीन बेचें और उस पर गेन हुआ है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जरूरी नहीं कि हम मशीन बेचेंगे तो हमेशा प्रॉफिट हो जाएगा, इस साल हो गया तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 1,00,000 प्लस 20,000 20,000, 1,40,000 प्लस है, अब माइनस में कितना है, 15 10 25,000 रुपया, तो कितना हो जाएगा 25 अब 35 10 40, 1,15,000 रुपया क्या हो रहा है, ग्रॉस क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है ग्रॉस क्या, 1,15,000 रुपया। तो आई होप कि आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर भी
फिर भी कहीं दिक्कत है, कहीं किसी प्रकार की समस्या है, तो मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है। और बताइएगा भैया मेरे को यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा और अच्छा से समझाने के लिए, ठीक है। चलिए बाय।